अब हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का तरीका सीख लेते हैं। रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इस रिजिड बॉडी का मान लेते हैं कि यह सेंटर ऑफ मास है और इस सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस गुजर रहा है, जो एक्सिस इस रिजिड बॉडी के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, ठीक। तो उस एक्सिस के अबाउट यह रिजिड बॉडी मान लेते हैं कि किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट करना शुरू कर देता है। क्लियर है, साथ ही साथ यह एक्सिस भी किसी लीनियर वेलोसिटी वी सी के साथ मूव करना चालू कर देती है। क्लियर है, ठीक। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को Q बोल देते हैं। यह Q जो है मेरा इनर्शियल फ्रेम में स्थित कोई पॉइंट है। तो इस Q पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह पोजीशन वेक्टर होगा और इस पोजीशन वेक्टर को बोल देते हैं RC वेक्टर। क्लियर है, जबकि इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर होगा, इसको बोल देते हैं RPC वेक्टर। क्लियर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्लियर, जबकि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जबकि इस Q पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उस वेक्टर को बोल देते हैं ये वेक्टर और इस वेक्टर को बोलते हैं RP वेक्टर। क्लियर है, तो लास्ट वीडियो में अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, RP वेक्टर जो होगा मेरा वह किसके इक्वल होगा, RC वेक्टर प्लस RPC वेक्टर के इक्वल होगा। RC वेक्टर प्लस RPC वेक्टर के इक्वल होगा। इसको जब हम लोग इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, DRP वेक्टर अपॉन DT इज इक्वल टू DRC वेक्टर अपॉन DT प्लस DRPC वेक्टर अपॉन DT मिलेगा। क्लियर है, ठीक। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, यह जो क्वांटिटी है यह क्वांटिटी इस P पॉइंट का वेलोसिटी देगा इस Q पॉइंट के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, जिसे हम लोग किसी से इंडिकेट किए थे, VP वेक्टर से इंडिकेट किए थे। जबकि यह जो क्वांटिटी है यह क्वांटिटी क्या दे देगा, इस सेंटर ऑफ मास का इस Q पॉइंट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी को डिफाइन करके दे देगा। क्लियर है, यानी कि किसका वैल्यू दे देगा, VC वेक्टर का वैल्यू दे देगा यह क्वांटिटी। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, VC वेक्टर। क्लियर है, प्लस VPC वेक्टर लिख देंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, यदि हम लोग इस इक्वेशन को एक बार फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, DP वेक्टर अपॉन DT मिलेगा इज इक्वल टू DVC वेक्टर अपॉन DT मिलेगा प्लस DPC वेक्टर अपॉन DT मिलेगा। क्लियर है, ठीक। तो इस क्वांटिटी को आप ध्यान से देखिए, यह क्वांटिटी किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, यह क्वांटिटी डिफाइन कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। क्लियर है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। क्लियर है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो में यह किस चीज का डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है, यानी कि इस P पॉइंट के एक्सेलरेशन का यह डेफिनेशन है। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि यदि इस P पॉइंट का एक्सेलरेशन इस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में AP वेक्टर हो तो यह किस चीज को डिफाइन कर देगा, AP वेक्टर को डिफाइन कर देगा। क्लियर है, ठीक। तो यह किस चीज को डिफाइन कर रहा है, फाइनली AP वेक्टर को डिफाइन कर रहा है। क्लियर है, ठीक। ठीक उसी तरह से इस क्वांटिटी को यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यह क्वांटिटी किस चीज को डिफाइन कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर रहा है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। यदि इस सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को AC वेक्टर बोल दे तो यह किस चीज को डिफाइन करेगा, AC वेक्टर को डिफाइन करेगा। क्लियर है, ठीक। ठीक इस क्वांटिटी को ध्यान से देखते हैं तो यह क्वांटिटी किस चीज को डिफाइन करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, ठीक। यानी कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस P पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है उसे यह डिफाइन करेगा। क्लियर है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि यह जो क्वांटिटी है यह क्वांटिटी किस चीज को डिफाइन करेगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर रहा है। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं AP वेक्टर, इसको हम लोग लिख सकते हैं AC वेक्टर, इसको हम लोग लिख सकते हैं APC वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है, तो फाइनली हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, AP वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस APC वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इसे आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्लियर, ठीक। बॉडी
कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा होगा तो उस रिजिड बॉडी पर स्थित किसी पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन होगा इनर्शियल फ्रेम से देखने पर क्या मिलेगा हमें, वह इस इक्वेशन को फॉलो करता हुआ हमें दिखाई देगा। क्लियर है? ठीक। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यह जो क्वांटिटी है, यह क्वांटिटी क्या है? इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस P पॉइंट का एक्सेलरेशन है। क्लियर है? और हम लोग जानते क्या है कि इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में यह जो पॉइंट P होता है वह सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे यदि हम लोग एक सर्कल का छोटा सा पार्ट बना दे, क्लियर है? ठीक। तो इस P पॉइंट हम कह सकते हैं कि इस P पॉइंट के पास दो तरह का एक्सेलरेशन होगा। एक एक्सेलरेशन टेंजेंट के लॉन्ग होगा, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे AT वेक्टर। क्लियर है? ठीक। और दूसरा जो एक्सेलरेशन होगा वह एक्सेलरेशन इस सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? जिसे हम लोग बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, यानी कि इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। जिसे हम लोग क्या लिख देते हैं? AR वेक्टर से इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर? ठीक। हम कह सकते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है APC वेक्टर जो है वह APC वेक्टर एक्चुअल में होगा किसके इक्वल? AT वेक्टर प्लस AR वेक्टर के इक्वल होगा। AT वेक्टर प्लस AR वेक्टर के क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक। AT वेक्टर मेरा क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है किस पॉइंट पर? इस P पॉइंट पर। जबकि AR वेक्टर क्या है? इस P पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ठीक। इस APC वेक्टर का वैल्यू जो है यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, कर देते हैं। तो AP वेक्टर जो हमें फाइनली मिल जाएगा वह क्या मिल जाएगा? AC वेक्टर मिल जाएगा प्लस AT वेक्टर मिल जाएगा प्लस AR वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। यानी कि जब कोई भी रिजिड बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा होगा तो उस रिजिड बॉडी पर स्थित किसी भी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वह एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया जाएगा। क्लियर है? ठीक। T वेक्टर का वैल्यू और इस AR वेक्टर का वैल्यू आप कैलकुलेट करना सर्कुलर मोशन में सीख चुके हैं। क्लियर है? और हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको आता होगा। क्लियर? ठीक। अब हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है। क्लियर है? ठीक। और इस डिस्क का यह सेंटर ऑफ मास है। ठीक है? और यह डिस्क अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। साथ ही साथ इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वह v है, और दिया गया है कि v एंड ओमेगा जो है वह कांस्टेंट है। क्लियर है? ठीक। तो जब v कांस्टेंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि a जो होगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्लियर है? ठीक। और हमारे पास क्या दिया गया? ओमेगा दिया गया है। यह ओमेगा भी क्या है? कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा जो होगा वह भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? जब अल्फा 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि AT जो होता है वह AT क्या होता है? अल्फा इंटू R होता है, जहाँ R क्या है? इस सर्कुलर पाथ का जहाँ R क्या होता है? इस डिस्क का रेडियस होता है। क्लियर है? तो अल्फा 0 तो AT क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इस डिस्क के किसी भी पॉइंट पे ओमेगा के कारण टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। क्लियर है? ठीक। तो इस हमसे यह पूछ दिया जाए कि इस डिस्क के इस A पॉइंट पर एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा, तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा। AT का वैल्यू कितना है? 0 है। क्लियर है? तो अब बच कौन सा जाएगा एक्सेलरेशन? हमारे पास बच जाएगा अब रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन किधर होता है? रेडियस के लॉन्ग सेंटर की ओर होता है, और वह होता कितना है? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। क्लियर है? ठीक। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। अगर हम लोग इस पॉइंट को चूज कर ले तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा ट्रांसलेशनल मोशन के कारण एक्सेलरेशन 0, AT 0, तो केवल कौन सा एक्सेलरेशन होगा? केवल और केवल रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और वह होगा कितना? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। क्लियर है? ठीक। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात कर ले तो इस पॉइंट पर भी ट्रांसलेशनल मोशन के कारण एक्सेलरेशन 0, AT 0, तो इस पॉइंट पर केवल कौन सा एक्सेलरेशन होगा? केवल और केवल रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और वह होगा कितना? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस डिस्क के किसी भी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वह एक्सेलरेशन केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन ही होगा। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है।
क्लियर है। और इस डिस्क का यह सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट यह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करना चालू करता है, और इसका जो लीनियर वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का वह v है। v जो है वह वेरिएबल है और ओमेगा जो है वह कांस्टेंट है। क्लियर है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जब ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जो होगा वह 0 होगा। जब अल्फा 0 हो गया तो एटी जो होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि रोटेशनल मोशन के कारण ओमेगा के कारण जो टेंजेंशियल एस्केलेशन का वैल्यू होगा वह तो 0 हो गया। यानी कि इस रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पे ओमेगा के कारण जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एस्केलेशन होगा वह एस्केलेशन कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक। अब हमारे पास क्या दिया गया है, v दिया गया है। v क्या है, वेरिएबल है। जब v वेरिएबल हो गया तो इसको हम कह सकते हैं कि इस ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस रिजिड बॉडी पर एक ट्रांसलेशनल एस्केलेशन लग रहा होगा, और उस एस्केलेशन को बोल देते हैं कि a है। क्लियर है, ठीक। तो यदि हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग एस्केलेशन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस डायरेक्शन में एक एस्केलेशन होगा a। क्लियर है, ठीक। टेंजेंशियल कोई एस्केलेशन नहीं होगा तो टेंजेंशियल एस्केलेशन तो 0 हो गया, और इस पॉइंट पे एक रेडियल डायरेक्शन में एस्केलेशन लगेगा, और वह एस्केलेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। यह रेडियल एस्केलेशन हो गया। क्लियर है, ठीक। यदि हम लोग इस पॉइंट की बात कर ले तो इस पॉइंट पर ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस डायरेक्शन में एक एस्केलेशन होगा a। क्लियर है, जबकि ओमेगा के कारण एटी का तो वैल्यू 0 होगा, लेकिन एक रेडियल डायरेक्शन में एस्केलेशन लग रहा होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बोलेंगे। क्लियर है, ठीक। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है। डिस्क का यह सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट यह डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रहा है। साथ ही साथ इस सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वह v दिया गया है। क्लियर है, और बोला गया कि v जो है वह वेरिएबल है, एंड ओमेगा जो है वह भी क्या है, वेरिएबल है। क्लियर है, तो हमसे बोला गया है कि इस पॉइंट को ए बोल दिया गया है, तो इस ए पॉइंट पर एस्केलेशन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा उसे हमें दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, जब भी वेरिएबल हो गया तो इस भी के कारण यानी कि इस ट्रांसलेशनल मोशन के कारण एक एस्केलेशन लग रहा होगा, उस एस्केलेशन को हम लोग बोल देते हैं ए। क्लियर है, ठीक। क्योंकि ओमेगा क्या है, वेरिएबल है, तो ओमेगा वेरिएबल हो गया तो अल्फा 0 नहीं होगा। जब अल्फा 0 नहीं होगा तो टेंजेंशियल एस्केलेशन लगेगा। क्लियर है, टेंजेंशियल एस्केलेशन क्या होगा, लगेगा। क्लियर है, ठीक। और टेंजेंशियल एस्केलेशन का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू आर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। इस पॉइंट पे एस्केलेशन की बात करें तो एक एस्केलेशन क्या लग रहा होगा, इस v के कारण यानी कि इस ट्रांसलेशनल मोशन के कारण एक एस्केलेशन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। उस एस्केलेशन को हम लोग बोल देते हैं a। उस एस्केलेशन को हम लोग क्या बोले हैं, a बोले हैं। क्लियर है, ठीक। और दूसरा जो एस्केलेशन लगेगा वह इस ओमेगा के कारण लगेगा टेंजेंट के डायरेक्शन में, और वह कितना होगा, ए अल्फा इंटू आर होगा। क्लियर है, तो दूसरा जो एस्केलेशन लगेगा वह किधर लगेगा, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में लग रहा है अल्फा इंटू आर। क्लियर है, ठीक। और एक तीसरा भी एस्केलेशन यहाँ पे लगेगा, और वह जो एस्केलेशन होगा इस सेंटर के डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा। इस एस्केलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल एस्केलेशन या सेंट्रीपिटल एस्केलेशन बोलते हैं, और यह होगा कितना, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। क्लियर है, ठीक। तो इस ए पॉइंट पे जो नेट एस्केलेशन लगेगा उस एस्केलेशन को अगर ए बोल दे तो ए वेक्टर जो लगेगा वह क्या लगेगा, वो हम लोग कितना लगेगा, तो इस डायरेक्शन को यदि हम लोग एक्स एक्सिस बोल दे, इस डायरेक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस बोल दे, और डिस्क के प्लेन में हम लोग वाई एक्सिस मान ले, तो ए और अल्फा इंटू आर जो होगा वह एक ही डायरेक्शन में होगा यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए प्लस अल्फा आर आई कैप लिख देंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जे कैप लिख देंगे। क्लियर है, यह किस डायरेक्शन में होगा, निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस जे कैप लगा देंगे। तो इस ए पॉइंट का जो एस्केलेशन होगा वह एस्केलेशन कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है, ठीक। तो ठीक इसी तरह से आपको यहाँ भी पूछा जा सकता था कि एस्केलेशन कितना है वो होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी पूछा जा सकता था कि एस्केलेशन कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी पूछा जा सकता था कि एस्केलेशन कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। बस, तो किसी भी पॉइंट का अगर हमको एस्केलेशन कैलकुलेट कर लेना है, जैसे मान लेते हैं कि इस पी पॉइंट का एस्केलेशन कैलकुलेट करना है, तो इस पी पॉइंट का एस्केलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यदि ये एपी वेक्टर बोल दे तो एपी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस पॉइंट का जो एस्केलेशन होगा वह एस्केलेशन यदि एसी हो तो हम लोग क्या लिख देंगे, एसी लिख देंगे, प्लस एसी वेक्टर लिख देंगे, प्लस रोटेशनल मोशन के कारण इस पॉइंट का जो एस्केलेशन यदि ए पी सी वेक्टर हो तो ए पी सी वेक्टर लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। और यह जो ए टी वेक्टर टेंजेंशियल एस्केलेशन प्लस रेडियल एस्केलेशन के सम के इक्वल होता है।
क्लियर है? ठीक, बस इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक, मान लेते कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। क्लियर है? ठीक, और इस रिजिड बॉडी का यह सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को हम लोग वीसी वेक्टर बोल देते हैं, और यह रिजिड बॉडी अपने इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस, जो एक्सिस इस रिजिड बॉडी के प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसके बाद किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रही है। क्लियर है? तो हमसे यह बोला गया है कि इस रिजिड बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, उस काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं कि मेरा जो पॉइंट है वो ith पार्टिकल है, ith पॉइंट है, और इसके मास को हम लोग बोल देते हैं mi बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक, तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी कितना होगा, तो इस पॉइंट का एक वेलोसिटी होगा इस ट्रांसलेशनल मोशन के कारण जो वेलोसिटी है, यानी कि vc होगा, और दूसरा जो वेलोसिटी होगा वह इस ओमेगा के कारण होगा, और ओमेगा के कारण जो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह क्या होगा, इस r पे, इसको यदि हम लोग ri बोल दे तो इस r पर परपेंडिकुलर होगा कुछ इस डायरेक्शन में, और यह होगा कितना, vic, यानी कि इस सी पॉइंट के रेस्पेक्ट, इसको सी पॉइंट बोलते हैं सेंटर ऑफ मास को, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो इस वेलोसिटी होगा वह क्या कहलाएगा, vic कहलाएगा। क्लियर है? ठीक, तो इस हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो नेट वेलोसिटी होगा वह कहीं इस डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना, vc वेक्टर प्लस vic वेक्टर के इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक, तो इस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को यदि हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल जो होगा वह क्या हो जाएगा, हाफ, इस पार्टिकल का मास कितना माने हैं, mi माने हैं, तो mi इंटू हम लोग क्या लिख देंगे, इतना के मोड का स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है? तो हम लोग लिख देते हैं मोड ऑफ vc वेक्टर प्लस vic वेक्टर का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ mi, यह हमें मिल जाएगा vc स्क्वायर प्लस vic स्क्वायर टू vc वेक्टर डॉट vic वेक्टर लिख देंगे। क्लियर है? ठीक, इसका फॉर्मूला जो होता है यह आप वेक्टर में पढ़ चुके होंगे। क्लियर है? ठीक, तो यह हमें क्या मिल गया, यह हमें क्या मिल गया, इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मिल गया। हमें क्या चाहिए, इस पूरे रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो पूरे रिजिड बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह क्या होगा, को यदि हम लोग के ई बोल दे तो के ई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ हाफ mi इंटू vc स्क्वायर प्लस vic स्क्वायर प्लस 2vc वेक्टर डॉट vic वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको यदि हम लोग अलग अलग कर दे तो हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ हाफ mi vc स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ हाफ mi vic स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ हाफ mi टू vc वेक्टर डॉट vic वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, इसको यदि और हम लोग सजा के लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ गया, vc स्क्वायर को हम लोग बाहर कर देते हैं तो अंदर क्या बचेगा, सिग्मा mi बचेगा। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ से इस हाफ को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ समेशन ऑफ mi। अच्छा, vic स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो और इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह इस पोजीशन वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, और यदि इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोल दे, ric वेक्टर बोल दे, तो इस ric वेक्टर पर यह जो वेलोसिटी होता है वह वेलोसिटी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वह मैग्नीट्यूड कितना होता है, vic का जो मैग्नीट्यूड होता है वह क्या होता है, ओमेगा इंटू आर के इक्वल होता है, और आर हमारे पास कितना है, ric है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ओमेगा इंटू ric लिख देंगे। क्लियर है? ठीक, तो इस क्वांटिटी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ric लिख सकते हैं। क्लियर है? का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक, प्लस अब हम लोग इस क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और यह vc को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, vc वेक्टर डॉट समेशन ऑफ mi इंटू vic लिख सकते हैं वेक्टर। क्लियर है? ठीक, और हम लोग एक ये सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से यह जानते हैं, समेशन ऑफ मास मोमेंट्स ऑफ
ऑल पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो होता है। यह हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पॉइंट का जो मास मोमेंट होगा वह मास मोमेंट कितना होगा, तो इस पॉइंट का मास कितना है, एम आई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम आई इंटू इस सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वह यह वेक्टर है, और इस वेक्टर को हमने कितना माना है, आर आई सी वेक्टर माना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, आर आई सी वेक्टर लिख देंगे, क्लियर है। तो यह क्या हो गया, इस पॉइंट के अबाउट या इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पॉइंट का मास मूवमेंट हो गया। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए इस पूरे रिजिड बॉडी का मास मूवमेंट चाहिए इस पॉइंट के अबाउट, क्लियर है। तो इस रिजिड बॉडी पर स्थित सभी पार्टिकल्स का इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मास मोमेंट होगा उस मास मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, समेशन का सिंबल लगा देंगे। तो यह क्या कहलाएगा, यह किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो की इक्वल हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो यदि हम लोग इसको एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ एम आई भी आई सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो मेरा क्वांटिटी है यह क्वांटिटी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। जब यह क्वांटिटी जीरो के इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि यह जो मेरा पूरा क्वांटिटी होगा यह पूरा क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो यदि हम लोग इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हाफ वी सी स्क्वायर इंटू सिग्मा एम आई। यदि हम लोग इस रिजिड बॉडी के टोटल मास को कैपिटल एम बोल दे तो सिग्मा एम आई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, कैपिटल एम प्लस हाफ, यहाँ से यह ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा एम आई आर आई सी का स्क्वायर बचेगा। और यह पूरा क्वांटिटी हमें कितना मिल जा रहा है, जीरो मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस जीरो, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो क्वांटिटी है यह क्वांटिटी आपका जाना पहचाना क्वांटिटी है। यह क्वांटिटी जो है वह क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्लियर है। यदि हम लोग इस पूरे रिजिड बॉडी का इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यदि हम लोग आई सी बोल दे तो यह जो क्वांटिटी है यह क्वांटिटी क्या है मेरा, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी कि आई सी है, क्लियर है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, आई सी लिख देंगे। तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिल जाएगा वो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, आई सी लिख देंगे, यानी कि आई सी इंटू ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक। यानी कि सिस्टम का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा वह कितना होगा, इतना होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे ध्यान में रखेंगे उसे भी समझ लेते हैं, ठीक। तो यह मेरा क्या था, यह मेरा एक रिजिड बॉडी था और इस रिजिड बॉडी का यह क्या था, सेंटर ऑफ मास था। सेंटर ऑफ मास के अबाउट यह ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसका जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का वह वी सी है, क्लियर है। इसका टोटल मास m मान लिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना मान लिए, आई सी मान लिए। तो इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। पहला पार्ट हम लोग मान लेंगे कि यह जो रिजिड बॉडी है वह रिजिड बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वी सी है, टोटल मास क्या है, m है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना हो जाएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। प्लस दूसरा हम लोग क्या मानेंगे, इसको प्योर रोटेशनल मोशन करता हुआ मानेंगे, किस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से रोटेट करता हुआ मानेंगे। तो इस रिजिड बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह क्या हो जाएगा, हाफ आई सी, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट यदि आई सी हो तो आई सी इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस रिजिड बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, क्लियर है। तो के ई का फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा, कुछ इतना मिल जाएगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यही हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया है, यहाँ पे हमने प्रूफ भी किया है, क्लियर है, ठीक। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इस रिजिड बॉडी का यह सेंटर ऑफ मास है, क्लियर है। सेंटर ऑफ मास को हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है वह वी सी है, क्लियर है। साथ ही साथ यह दिया गया है कि यह रिजिड बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, क्लियर है। तो हमसे बोला गया है कि इस रिजिड बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, उस मोमेंटम को कैलकुलेट करके बताइए। तो मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट आई है, आइथ पॉइंट है, क्लियर है, और इस पॉइंट का जो मास है वह स्मॉल एम आई है। इस सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर आई सी वेक्टर बोल देते हैं, क्लियर है, ठीक। तो इस पॉइंट मास के पास दो वेलोसिटी होगा, एक वी सी के कारण लिनियर वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, क्लियर है,
और इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं वी सी वेक्टर, और दूसरा एक इस ओमेगा के कारण यहाँ पे इस आर आई सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा वी आई विथ रेस्पेक्ट टू सी। क्लियर है? ठीक। तो इस पॉइंट मास का जो नेट वेलोसिटी होगा वह कुछ इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? ठीक। तो यदि हम लोग इस पार्टिकल का मोमेंटम लिखना चाहें तो मोमेंटम को यदि हम लोग पी आई लिखे तो पी आई वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल का मास एम आई है, एम आई इंटू वी आई लिख सकते हैं। यहाँ पॉइंट मास का जो नेट वेलोसिटी है वह नेट वेलोसिटी को वी आई बोल दे तो वी आई वेक्टर बराबर हम लोग क्या मिल जाएगा, ये वी सी वेक्टर मिल जाएगा प्लस वी आई सी वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर लगा देते हैं। क्लियर है? तो एम आई वी आई वेक्टर की जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे, इतना लिख देंगे, तो लिख देते हैं वी सी वेक्टर प्लस वी आई सी वेक्टर लिख देते हैं। क्लियर है? यह हमें क्या मिल गया, इस पॉइंट मास का, इस मास का हमें मोमेंटम मिल गया। हमें क्या चाहिए, इस रिजिड बॉडी का टोटल मोमेंटम चाहिए। तो टोटल मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यदि हम लोग इस रिजिड बॉडी के टोटल मोमेंटम को P बोल दे तो P वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा पी आई वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो सिग्मा पी आई वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है, इतना है। तो एम आई वी सी वेक्टर लिख सकते हैं प्लस सिग्मा एम आई वी आई सी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक। तो अभी हम लोगों ने देखा है सिग्मा एम आई वी आई सी वेक्टर जो होता है वह जीरो होता है। यहाँ पे देख लीजिए, सिग्मा एम आई इंटू वी आई सी वेक्टर जो होता है वह क्या होता है, जीरो होता है। ये अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। क्लियर है? ठीक। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। क्लियर है? तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, एम आई वी सी वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। प्लस क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। क्लियर? यदि हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट कुछ इस तरीके से लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो सिग्मा एम आई क्या कहलाएगा, इस रिजिड बॉडी का टोटल मास कहलाएगा। टोटल मास को अगर कैपिटल एम मान ले तो सिग्मा एम आई की जगह पे क्या लिख देंगे, कैपिटल एम लिख देंगे, कैपिटल एम इंटू वी सी मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि इस रिजिड बॉडी का जो टोटल मोमेंटम होगा वह टोटल मोमेंटम कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है? ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि जब कोई रिजिड बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करता है तो उस रिजिड बॉडी का जो टोटल मोमेंटम होता है वह टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू वी सी है। क्लियर है?